हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 27 है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। पॉइंट नंबर 1 है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के साथ सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासक था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ये भारत पर आक्रमण 712 ईसा पूर्व में किया था, सिंध में किया था। सिंध का राजा वहाँ पे दाहिर था, ठीक है। और अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, मतलब दोनों उद्देश्य था। चैप्टर नंबर 28 है महमूद गजनी। तो 932 ईस्वी में अब्दकालीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्पतगीन ने की थी। ये कब किया था? तो 932 ईस्वी में। तो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी के परितिगीन अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया। कौन शासन किया था? प्रीतगीन ने शासन किया था। इसी के शासन काल 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। तो सबसे पहले प्रीतगीन के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया गया था। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन, ये अल्पतगीन कौन है? ये गजनी साम्राज्य की जो संस्थापना किया था वो अल्पतगीन है। इसका दामाद था सुबुक्तगीन। 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, ठीक है। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी कौन था? तो ये सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। तो अपने पिता के काल में कहाँ का शासक था? महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो महमूद गजनी को कौन कौन उपाधि दिया गया था? यमीन उद दौला और यमीन उल उल्लाह की उपाधि दी, ठीक है। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक यानी मूर्ति को तोड़ने वाला। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। तो एक है जब पूर्व प्रथम आक्रमण इसका था, उसमें पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके फिर वहाँ से धन दौलत लूट के वापस लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया है। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 108 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई थी। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामीन कांस्य से निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है, ठीक है। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ।
इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। कितने की? 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहनिलवारा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट लिया। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात के अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे उच्च पदों पर आसीन थे। तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन से? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 29 देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। तो मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ। तो 1178 में दूसरा आक्रमण कहाँ हुआ था? पाटन में हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। जो पाटन में आक्रमण गुजरात पर हुआ था ना, तो यहाँ का शासक जो भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था 1178 ईस्वी में। तो पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पे, दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर। यहाँ पे भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें चौहान विजयी रहे थे। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध ये लड़ा गया था 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें गौरी विजयी रहे। और चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच। तो ये इसमें गौरी विजयी रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब गौरी 1175 से लेके 1194 तक 5 टोटल युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? तो 5 युद्ध लड़े थे। 1175 में इसने मुल्तान के विरुद्ध अभियान किया था। 1178 ने पाटन के विरुद्ध अभियान किया था। और तो 1178 में पाटन के विरुद्ध अभियान किया था। यहाँ पे भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया था। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसको पराजय करता है। फिर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय होता है। और फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें गौरी ने जयचंद को हराया था, मतलब गौरी का विजय हुआ था। तो इस तरह से 5 युद्ध हो गया। मुल्तान, पाटन, तराइन का युद्ध प्रथम, द्वितीय और चंदावर का युद्ध, मतलब 5 युद्ध हो गया। नोट, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गए। मतलब गौरी जो था ना, वो अपने गुलाम सेनापति जो भी रहता था उसको शासन सौंप देता था और वापस गौरी लौट गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1226 ईस्वी को कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 15 मार्च 1226 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी।
सल्तनत काल, चैप्टर 30 है सल्तनत काल। सल्तनत काल में गुलाम वंश है 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। नोट, गुलामों के फारसी में बदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन की नींव, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और दिल्ली का कुवतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था। तेमुचीन किसका नाम है? चंगेज खां का नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1163 ईस्वी में जन्म हुआ था, जिसे महान चेंगीज द ग्रेट और श्रापित द एक्यूज्ड दोनों पुकारा गया है। मतलब जिसे महान भी कहा गया है और श्रापित भी कहा गया है चंगेज खां को। इसका पिता येसु गाई बहादुर था। चंगेज खां का पिता क्या नाम था? येसु गाई बहादुर था। नोट हम लोग देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। तो 225 फीट से 234 फीट हो गई। तो कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिल बना दिया, लेकिन फिरोज तुगलक के समय जब कुतुब मीनार पे बिजली गिरा था तो एक जो मंजिल था ना वो ध्वस्त हो गया था। तो उसके बाद जब फिरोज तुगलक उसके 2 छोटे छोटे मंजिल बना दिए तो इससे 9 फीट उसकी ऊंचाई बढ़ गई, लेकिन टोटल 234 फीट हो गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। तो ऐबक की मृत्यु कब हो गई थी? 1206 में गद्दी पर बैठा और 1210 में इसके चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। लाहौर में इसको दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तक शासन किया। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? आराम शाह। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दोहली ए कुहना के निकट करवाया था। तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ये इल्तुतमिश गुलाम वंश का पहला शासक था
जो खलीफा पद की प्राप्ति की थी, सुल्तान पद की प्राप्ति की थी, सॉरी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। इल्तुतमिश की मृत्यु 1200 इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई, मतलब 1211 ईस्वी में 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। मतलब जो जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, मतलब जलालुद्दीन आया था शरण मांगने के लिए चंगेज खां से बचने के लिए, तो इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दिया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान में अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा कर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रथा पर्दा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोंग यानी काबा और कुल्हा यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अंखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गौर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बरहमशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास, कैथल कहाँ है, हरियाणा में है, कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली पर सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने संयंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह कौन करता था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्काने चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। और तुर्काने चहलगामी का जो निर्माण था वो किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी फारसी साल का पहला दिन उत्सव प्रारंभ किया था। नवरोज किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने किया था। अपनी विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी के कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन आखेट के अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी का कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। अब आ जाते हैं हम लोग खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी तक, मतलब सबसे छोटा टाइम पीरियड है तो ये खिलजी वंश का है। तो खिलजी वंश गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ये 13 जून 1290 को की।
इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन शुरू किया और अस्थायी सेना रखने की नींव रखी। दिल्ली शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो इन्हें घोड़ा को दागता था और सैनिकों का हुलिया लिखता था। इसकी शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 यानी आधा भाग कर दिया था। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पे 3/4 किया था। मतलब 25% के स्थान पे 75% हिस्सा लेने लगा था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इससे अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा महल। कौन कौन? जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। मलिक याकूब को अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या करता था? तो वस्तुओं के परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। तो सहना ए मंडी में क्या होता था? तो खदानों की बिक्री होता था। और सराए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। तो सहनाए मंडी में खदान की वस्तुएं बिकता था और सराए अदल में यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक आदि तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ऊपर छोड़ दिए हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको? अमीर खुसरो को तूतिए हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता था? अमीर खुसरो को ही दिया जाता है, सितार एवं तबला। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे थिलक, साजगिरी, सरपाद आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे।
बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान ए रियासत, तो यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो दीवान ए रियासत क्या करता था? व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण को पूरी तरह व्यवस्था का संचालन करता था। एक होता था शाह ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। तो शाह मंडी कौन था? तो बाजार का अधीक्षक था। बरीद, बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुनहियान, वह गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतूहसलातीन ईसामी के कृत हैं। रिहला इब्न बतूत मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब यानी सेंसर एवं नज़ीर यानी नापतोल अधिकारी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, एक चराई कर और दूसरा गढ़ी कर। तो चराई कर दुधारू पशु पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों व झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों का 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाज के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में और पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। तो ये 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद की। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद की। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक को वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। मुबारक खां के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 से 1398, 1320 से 1398 मतलब ये टोटल चला था 78 साल। तो तुगलक वंश 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं दोआब क्षेत्र में कई वृद्धि 1326 से 1327, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 और खुरासान एवं कराचील का अभियान। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया 4 योजनाएं हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया था, राजधानी परिवर्तन कर दिया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और खुरासान एवं कराचील का अभियान चलाया था। तो ये 4 योजनाएं था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गए। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1325 में बंगाल अभियान से लौट रहे थे, तब जूना खां द्वारा जो निर्मित लकड़ी का महल था उसे दबकर मर गए थे। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील कहा गया, पागल कहा गया और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, इसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जोरा और दूसरा गर्मी में। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। ठीक है, कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद तुगलक के लिए ताज़े फल, खुरासान एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता है। तो ताज़े फल कहाँ से मंगवाया जाता है? खुरासान से, और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए। तो कांसा और तांबा के सिक्के कौन चलवाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत जिनका मूल्य चांदी के, रुपये के, टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। नोट: सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता। मोरक्को यात्री इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसे अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। इसने नागौर की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसमें इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है रहला। ठीक है, रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी विदेश व्यापारी आवागमन, डाक चौकिया की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है।
इसने नगरों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का भी वर्णन किया है। इसके अनुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी, मतलब सती प्रथा उस समय था। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी वीरहीनी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मई 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थाटा के निकट गोडाल में हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दो घटना हुआ था जिसमें हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये कब किया था? 1326 इसमें। विजयनगर की स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने कब किया था? 1336 इसमें। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है, इन्होंने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो 36 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हरिहर और बुक्का ने, और 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की 1347 में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है। कौन लिखता है? इतिहासकार बदायूनी। अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी की मकबरे में गया। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में कौन गया था? तो ये गया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मरीन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थाटा के नज़दीक 20 मई 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा उसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। तो फिरोज तुगलक को दो बार राज्याभिषेक हुआ, एक 20 मई 1351 को, एक अगस्त 1351 में। मतलब एक तो थाटा में हो गया, उसके बाद दिल्ली जब आया अगस्त में, तो दिल्ली में 1351 में उसका राज्याभिषेक हुआ। कासिम अमीर उल हक मोमिन की उपाधि भी दी गई थी खलीफा द्वारा। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर, खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने की आदेश दिया। तो जजिया ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता है और जकात मुस्लिमों से लिया जाता था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। तो फिरोज तुगलक जैसे जजिया कर था तो उसमें औरतों को, बच्चे को और बूढ़ों को और ब्राह्मण को, ये सब को मतलब छूट दिया गया था। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक ने ये ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। तो ये ब्राह्मण पे कर लगाने वाला पहला शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद कहाँ है? दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। मतलब 300 नगरों का स्थापना किया, लेकिन इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ
कि अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। तो ये टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली स्थापित किया, सही है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। तो अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के लिए दीवाने खैरात की स्थापना किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। फतुहात फिरोज शाही किसकी रचना है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दयालते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए। तो चांदी एवं तांबे के सिक्के भारी संख्या में जारी कौन करवाता है? तो ये मिश्रण से बनाता है चांदी एवं तांबे के। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे आधा एवं वीक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। कब हुई थी? 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली को कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था कौन? फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसर्स पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब आ जाते हैं हम लोग सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। तो सैयद वंश इधर हो जाएगा आपका 37 साल लगभग चला था। ये सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटने के समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। तो 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो तारीख़ मुबारक शाही किसकी पुस्तक है? तो यहिया बिन सरहिंदी का पुस्तक है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। उसके बाद आते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश सबसे लास्ट शासन है। तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। तो 49 और 26 75 साल लगभग इसका शासनकाल रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। 19 अप्रैल 1451 में बहलोल
शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सुल्तान सिकंदर शाह, तो सिकंदर शाह का मूल नाम क्या था? निजाम खां था। 14 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गज सिकंदरी का प्रचलन कौन किया था? सिकंदर लोदी था। ये क्या था? तो भूमि नापने का पैमाना था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन लगा दिया था? तो ये सिकंदर लोदी ने लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। नोट: दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, इब्राहिम खां लोदी चाचा आलम खां ने दिया था। दौलत खां को लोदी, इब्राहिम खां लोदी और चाचा आलम खां ने दिया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था देख लेते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीर प्रभावहीन किसके समय हो गए थे? तो बलबन और अलाउद्दीन के समय हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए खलवत कहा गया है। मजलिस-ए खास में मजलिस-ए खलवत की बैठक होती थी। बार-ए-खास इसमें सुल्तान के सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिक और अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए-आजम सुल्तान के राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। आ जाते हैं मंत्री एवं उसके संबंधित विभाग। तो वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख था। ठीक है। और मुस्तफरिफ ए मुमालिक, ये प्रांतों एवं अन्य विभागों के प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। तीसरा है खजीन। खजीन का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। आ जाते हैं 4 नंबर पे खजीर ए मुमालिक। खजीर ए मुमालिक का अर्थ होता है दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सदर उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रमुख। उसके बाद है काजी उल कजात। तो काजी उल कजात है सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी।
उसके बाद आते हैं बरीद ए मुमालिक। तो बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। उसके बाद है वकील ए दर, सुल्तान का व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला। दीवान खैरात दान विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग और दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान खैरात दान विभाग था, दीवान बंदगान दास विभाग था और दीवान इतिहास पेंशन विभाग था। तो आ जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों में पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्म परायण लोगों को वजीफ़ा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। विभाग दीवान मुख्तराज वित्त विभाग बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के गुप्तचर से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासन के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिससे इक्ता या शबा कहा जाता है। यहाँ शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं की सिंकों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व व्यवस्था उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था उस्र। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था खराज। जक़ात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गाड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान अधिकार था तथा शेष भाग 4/5 भाग उसके सैनिक अथवा खजाने से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं को लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गाड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया। सिक्कों की परगना विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम का सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकद्दम यानी मुखिया होते थे। ग्राम एक पटवारी होता था। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास लेख नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मांगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। दस अश्वरोही बराबर होता है एक सर ए खेल। 10 सर ए खेल बराबर होता है एक सिपाह सालार। 10 सिपाह सालार बराबर होता है एक आमिर। 10 आमिर बराबर होता है एक मलिक और 10 मलिक बराबर होता है एक खान।
स्थान और प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म की चावल के लिए सरस्वती प्रसिद्ध था। और कन्हीवारा ये व्यापारियों तथा तीर्थ स्थल के रूप में कन्हीवारा प्रसिद्ध था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने चांदी व जरी के काम के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत कालीन कानून शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र में नियंत्रण रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित है। तो चांदी के सिक्के को टका बोलता था और तांबे के सिक्के को दिरहम बोला जाता था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा? देवल। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। हम लोग देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। विधारण संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर की थी, मतलब विधारण संत ने इन दोनों भाइयों का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की इन दोनों भाइयों ने स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस राजवंश का नाम संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राज्य भाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले संगम वंश शासन किया था, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश एवं आरविडु वंश। ठीक है। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकेंड ने संगम शासकों को सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। तो देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था? तो इटली का यात्री निकोलो कोंटी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे संगम राजवंश और प्रमुख शासक था हरिहर। हरिहर का शासनकाल था 1336 से 1356, यानी 20 साल। उसके बाद आ जाता है बुक्का प्रथम 1356 से 1377। उसके बाद आ जाता है हरिहर द्वितीय 1377 से 1404। उसके बाद आ जाता है देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के ही दरबार में निकोलो दो कोंटी आया था, तो 1406 से 1422 ईस्वी में। देवराय द्वितीय 1422 से 1446। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485। अष्टदिग्गज में शामिल कवि और रचना अल्लासनी पेद्दन, मनुचरितम एवं हरि कथासार, नंदी तिम्ब, परिजात हरण, भट्टमूर्ति, नरस भूपालियम और हरिचंद्र लोकनायम, धूर्जति, कलहस्ती महस्ता, मल्लन राजशेखर चरित्र, अच्युत राज, सकल कथा सारंग्रह,
रामचंद्र एवं राम भद्रादाय, पिंगाली सूरत, राघवा पांडिय, तेनाली राम कृष्ण, पांडुरंग महाकाश्यप। तो ये मतलब कवि थे और उनकी रचनाएं थी। तो आ जाते हैं हम लोग आगे। तेलुगु के 5 महाकाव्य और रचनाकार। अमुक्त माल्याद के रचनाकार कौन थे? तो कृष्ण देव प्रथम थे, कृष्ण देव राय थे। ठीक है। मनुचरितम के थे अलसनी पेद्दन। वसुचरित के थे भट्ट मूर्ति। और राघव पांडियम इसकी थी पिंगली सूरत। और पांडुरंग महातस्यप इसकी थी तेनाली रामकृष्ण। तो ये अमुक्त माल्या जो कृष्ण देव राय का है, ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखना है। अमुक्त माल्या किसका है? तो कृष्ण देव राय का था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसे हरिंद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो निकोलो द कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वाले का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती है। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। तुलु वंश 1505 से 1565, इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना कौन सा किया था? तो वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देव राय था। कृष्ण देव राय किस वंश का था? तो ये तुलु वंश का था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्ण देव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। सालू तिम्मा कृष्ण देव राय का योग्य मंत्री में सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय के भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्ण देव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिगोस पायस ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो द कोंटी आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। और ये क्या बोलते हैं, कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्ण देवराय के बारे में अपने बाबर ने बाबरनामा में भी चर्चा किया है। कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों से अलसनी पेद्दन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता के पितामह, आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जम्बूवर्त, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागडी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर की हजार राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्ण देव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबार में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एक
एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था। राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बेनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। राक्षसी तंगड़ी या उसी को तालीकोटा बोलते हैं या बेनीहट्टी बोलते हैं, ये तीनों नाम एक ही युद्ध का है। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बेनीहट्टी। राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा, बेनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहे थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा की दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कछार में और मराठा वारा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल को सहयोग से पेनुकोंड को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश 1570 से 1672 ईस्वी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव के अपदस्थ कर पेनुकोंड में किया। आरवीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आरवीडू शासक वेंकट सेकेंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्रम घटते हुए इस प्रकार है। पहले प्रांत है, उसके बाद कोट्टम है या वलनाडु है, उसके बाद मेलाग्राम है, उसके बाद उर है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंद थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। अब ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री का जिक्र किया हुआ है। तो इसमें यात्री है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहाँ से आया था? तो इटली से आया था 1420 ईस्वी में। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। उसके बाद आए थे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था? फारस से। ये कब आए थे? 1442 ईस्वी में आए थे। देवराय सेकेंड के दरबार में आए थे। उसके बाद आ जाते हैं ये नूनीज। तो नूनीज पुर्तगाली था और 1535 ईस्वी में अछूत राय के दरबार में आया था। नूनीज किसके दरबार में आया था? अछूत राय के दरबार में आया था। उसके बाद है डोमिंग पायस। तो डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री था। 1515 में कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय के प्रथम शासनकाल में डोमिंग पायस आया था। उसके बाद बारबोसा। बारबोसा भी पुर्तगाल का था। ये भी 1516 में कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। कर्णिक नाम आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे।
उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोरगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता है। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गढ़पेंद्र नामक पैर में धारण करने वाले करे को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्ण देवराय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग के उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग जो जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग जहाँ पे मतलब सिक्के बनते थे उसको टकसाल बोलते थे। चेटियों की तरह चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्वान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर में मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्ण देवराय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। तिरुपति मंदिर में महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा के प्रसन्न करने के लिए था। महानवमी का त्यौहार विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। मदुरा विजयम। कृष्ण देवराय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्ण देवराय के दरबारी संगीतकार थे। इसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की है। वीणा विजयनगर साम्राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वादक था। विजयनगर का चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय में रामायण एवं महाभारत के लिए से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई है जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, प्रदोष या परगोडा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों प्रताप तथा फनन कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का था तथा फनन 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो, पुर्तगाली दिनार, फारसी एवं फ्लोरिन एवं डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी।
चैप्टर नंबर 32 है बहमनी साम्राज्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राज्य भाषा मराठी थी। तो हसन गंगू 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। और उसका राजधानी गुलबर्गा को बनाया और राज्य भाषा क्या था? मराठी था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह ने। भीमा नदी के यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट। मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल था 1358 से 1375। मोहम्मद शाह के बाद आ जाते हैं उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, मात्र 3 साल का। उसके बाद दाऊद आते हैं 1378 में ही उनका शासन खत्म हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय आता है 1378 से 1397 चलता है। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज आते हैं जो 1397 से 1422 इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ये 1422 से 1436 तक रहते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458। उसके बाद शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिक को प्रोत्साहन देता था। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? तो ताजुद्दीन फिरोज ने। ताजुद्दीन फिरोज का शासनकाल कब था? तो ताजुद्दीन फिरोज का शासनकाल था 1397 से 1422 ईस्वी तक। फिरोजाबाद की स्थापना किसने करवाया था? ताजुद्दीन फिरोज ने। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चोल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। चोल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रांत और विशेष विरोध: दौलताबाद मसनद ए आली, बरार मजलिस ए आली, बीदर आजम ए हुमायूं और गुलबर्ग मलिक ए नायब। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद कौन रखा था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गावा, ये ईरानी था, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गावा की फांसी दे दी गई। महमूद गावा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसके 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। इनके भोजन और कपड़ा का भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से मोहम्मद गावा के पत्रों का संग्रह किया गया है। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय के शासन था।
तो निकेतन कब आया था? तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था 1470 ईस्वी में। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल थे। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। कलीमुल्लाह एक राज्य है, वंश है, उसके बाद संस्थापक है, उसके बाद स्थापना है। तो सबसे पहले बीजापुर वंश आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और स्थापना 1489 में हो गया। ठीक है, तो 1447 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ और 1489 में सब बिखरना शुरू हो गया। 1489 से फिर बीजापुर के वंश कौन था? आदिल शाही। संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। और स्थापना कब हुआ था? 1489 में। अहमदनगर यहाँ पे वंश कौन सा था? तो निजाम शाही वंश था। और संस्थापक कौन था? तो मलिक अहमद था। संस्थापना कब हुआ था? 1490 में। बरार में कौन सा वंश था? तो इमाद शाही। संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह और स्थापना वर्ष था 1490। उसके बाद आते हैं गोलकुंडा का वंश था कुतुब शाही और संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और स्थापना हुआ था 1512 में। उसके बाद है बीदर, तो बीदर है बरीद शाही। अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासक कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। मंत्री वकील सल्तनत, दिल्ली के मलिक नयाब के समान थे। वकील सल्तनत, तो वकील सल्तनत ये होता था दिल्ली के मलिक नयाब के समान होता था। वकील कुल मंत्रियों के कार्य निरीक्षण, वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अमीर जुमला कौन होता था? अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधित कार्यों का निष्पादन करता था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधित कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। वकील सल्तनत का सहायक कौन था? पेशवा। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। और सदर ए जहाँ न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। तो सदर ए जहाँ कौन था? तो न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे खास एक खेल कहा जाता था। यह 4 भागियों नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्ययन प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों के विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम के एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने बिठोवा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई।
चार मीनार का स्थापना किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में चार मीनार बनवाई। इसके चारों दिशाओं में चार ऊंचे मेहराब है जो चौमंजिली है, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। हैदराबाद शहर को कौन बसाया था? कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज की बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलित प्रदान करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुनाई जा सकती है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर।